मोर काउंटडाउन और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। साथ ही क्लिक करें इस बेल आइकन के बटन पर ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डियर मिस्टर बॉस, मैं लगातार सुन रहा हूँ कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। मुझे बहुत हंसी आई जब वो खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे और बातें कर रहे थे कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। चमड़े वाला नकाबपोश। इस जोक ने मुझे वाकई नाराज़ कर दिया है। अब वो मुझे कैसे पकड़ेंगे? मैं उनको तब तक चीरना बंद नहीं करूँगा जब तक मुझे सुकून न मिल जाए। मेरा पिछला काम काफ़ी शानदार था। मैंने उस औरत को चीखने तक का मौका नहीं दिया। मैं एक खत उसके लाल रंग से लिखने वाला था, लेकिन वो जम गया। अगली बार मैं पुलिस को उस औरत का कान भेजूंगा। वो भी काफ़ी खुश हो जाएंगे, है ना? जब तक मैं अपने अगले काम को अंजाम ना दे दूँ, ये खत तुम अपने पास रखो। मेरा चाकू बहुत अच्छा और तेज़ है। मुझे मौका मिले तो अभी काम पर लग जाऊँ। गुड लक। तुम्हारा अपना। सन 1888 का लंदन आज के समय से बिल्कुल अलग था। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटल सिटी हुआ करती थी। उस समय महारानी विक्टोरिया की लंदन के तख्त पर ताजपोशी हो चुकी थी और उन्होंने अपना कारोबार संभाल लिया था और यहाँ विकास कार्य प्रगति पर था। लेकिन लंदन के पूर्वी हिस्से की कहानी कुछ अलग थी। व्हाइट चैपल, यह हिस्सा अभी तक कई सुविधाओं से वंचित था। वहाँ दैनिक जीवन की ज़रूरतों को जुटाने के लिए भी लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। व्हाइट चैपल में हिंसा आम बात हो गई थी। अपराध वहाँ लगातार अपनी जड़ें फैला रहा था। ये जगह शराबियों और व्यभिचारियों का गढ़ बन गई थी। 2.5 लाख में से लगभग 75,000 लोग यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। औरतों की हालत यहाँ और भी ज़्यादा बदतर थी। कई औरतें मजबूरन पेट भरने के लिए वेश्यावृत्ति के काम में लिप्त थी। उनकी संख्या यहाँ लगभग 1200 के आसपास थी। ये औरतें ज़्यादातर शराब के नशे में होती थी और पब के आसपास ही इनका बसेरा था। वहाँ इन औरतों को केवल गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। यह उस वक्त के लंदन की दशा थी। किसी बहस और हिंसा में इन औरतों के मरने पर भी किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी और इनको अनसुना कर दिया जाता था। लेकिन एक दिन ये सब बदल गया जब यहाँ दस्तक दी एक रहस्यमय हत्यारे ने, जो लंदन ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। जैक द रिपर। इकतीस अगस्त 1888 को रात के लगभग 3:40 पर चार्ल्स क्रॉस नाम का व्यक्ति व्हाइट चैपल में बक्सरो नाम की एक सकरी गली से होकर गुजर रहा था। उसने अपने सामने गली के बाएं तरफ कुछ देखा। वहाँ रोशनी थोड़ी मद्दी थी, इसलिए उसे अच्छे से कुछ नज़र नहीं आया। जब उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक औरत बेसुध पड़ी थी। तभी वहाँ पर रॉबर्ट पॉल नाम का एक और व्यक्ति आया। उन दोनों को लगा वो औरत ज़्यादा शराब पीने की वजह से वहाँ बेसुध होकर पड़ी है। लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया था कि उसका गला कटा हुआ था। एक ऑफिसर पीसी नील कुछ देर में वहाँ पहुँचे और उन्होंने लाश का मुआयना किया। उस औरत का सर उसके धड़ से लगभग अलग हो चुका था। उसके बाद सुबह के लगभग 4 बजे एक डॉक्टर ने आकर उस औरत को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया। कुछ देर में वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम से ये पता चला कि उस औरत को काफ़ी भयानक तरीके से मारा गया था। उसके शरीर पर कई तरह के इंजरी मार्क्स पाए गए। उसके पेट को भी कातिल ने पूरी तरह चीर दिया था। शरीर के निचले हिस्से पर भी चाकू से वार किए गए थे। उस कातिल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उसने एक तेज धार वाले चाकू से इस घटना को अंजाम दिया था। जांच में ये भी पता चला कि कातिल बाहिने हाथ का था। मरने वाली औरत की पहचान की गई, मैरी एन निकोलस। उस औरत के 5 बच्चे थे और वो बक्सरो वाली गली के पास ही रहती थी। मौत की तहकीकात के दौरान जब पुलिस ने मैरी की करीबी दोस्त एमिली हॉलैंड से बात की, जो कत्ल होने से कुछ घंटे पहले उस रात मैरी के साथ ही थी, उसने पुलिस को बताया कि मैरी ने उस रात काफ़ी शराब पी रखी थी। रात के लगभग 2:30 बजे मैरी ऑसबॉर्न स्ट्रीट और व्हाइट चैपल रोड की तरफ जाने लगी। उसकी दोस्त ने उसे घर जाने को कहा, लेकिन मैरी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और इसके कुछ घंटों बाद ही मैरी का अपने कातिल से सामना हुआ। अपने काम को अंजाम देने के बाद वो हत्यारा रात के अंधेरे साए में न जाने कहाँ गायब हो गया। उस जगह से कुछ दूरी पर एक वॉचमैन पहरेदारी दे रहा था, जिससे पुलिस ने पूछताछ की। उसके मुताबिक उसे रात में किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन रात के लगभग 4:45 बजे एक शख्स वहाँ से गुजरा और उसने वॉचमैन से कहा कि शायद वहाँ आगे वाली गली में किसी औरत का कत्ल हुआ है
और वो कुछ ही पलों में बक्सरों वाली गली में गायब हो गया। मैरी को सिमेट्री ऑफ लंदन में दफनाया गया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। मैरी निकोलस के फ्यूनरल के 2 दिन बाद वो हत्यारा दोबारा रात के अंधेरे में अपने शिकार पर निकल पड़ा। 8 सितंबर 1888 को जॉन डेविस नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति जो 29 हनबेरी स्ट्रीट में रहता था, जब उसने अपने घर के पीछे का बैकडोर खोला तो उसके सामने एक औरत की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। वहाँ रोड पर जा रहे 2 लोग उसकी तरफ आए। उन्होंने देखा उस औरत के गले के चारों तरफ एक रुमाल कसा हुआ था। उसका चेहरा और हाथ खून से भरे हुए थे। उसकी बॉडी पोजीशन बता रही थी उसने काफ़ी संघर्ष करने की कोशिश की थी। तीनों लोग वहाँ का ये भयानक दृश्य देखकर सहम गए। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद तीनों एक्शन में आए। वो अलग अलग दिशाओं में पुलिस को ढूंढने के लिए भागे। कुछ देर में इंस्पेक्टर जोसेफ चैंडलर वहाँ पहुँचे। उनके आने तक वहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई थी। इस औरत को भी काफ़ी क्रूरता से मारा गया था। उसका पेट भी पहले विक्टिम की ही तरह चीरा हुआ था और उसकी आंतें बाहर निकल रही थी। कातिल ने जानबूझकर इतनी बेरहमी दिखाई थी। दरअसल वो इसके ज़रिए उन औरतों के प्रति अपनी नफरत दर्शाना चाहता था। हत्यारे ने आसपास कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। मरने वाली औरत का नाम एनी चैपमैन था, जो 45 वर्ष की थी। एनी ने 1869 में जॉन नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, लेकिन अपने पति की मौत के बाद वो वेश्यावृत्ति का काम करने लगी। पुलिस ने आसपास उस कातिल के बारे में सुराग जुटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। 30 सितंबर 1888 आधी रात का समय। हवा काफ़ी तेज़ और ठंडी चल रही थी। रात के लगभग 1 बजे लुइस डीमशर्ट्स, जो एक क्लब के मालिक थे, रात को अपना काम करके वेस्टो हिल मार्केट से वापस लौट रहे थे। उन्हें क्लब के बाड़े में एक मद्दी सी रोशनी में कुछ नजर आया। हवा काफ़ी तेज़ थी। जैसे तैसे लुइस ने अपनी जेब से माचिस निकाल कर जलाई और उसकी धधकती रोशनी में उन्होंने वहाँ एक औरत को लेटा हुआ पाया और डर के मारे उनकी सांसें अटक गई। उन्हें लगा ये उनकी वाइफ है। वो जल्दी से क्लब के अंदर भागे, जहाँ उनके रूम में उनकी वाइफ सो रही थी। उन्होंने राहत की सांस ली। इस बार वो दोबारा मोमबत्ती लेकर वहाँ पहुँचे और उन्होंने पाया वो औरत मर चुकी थी। उसका गला रेता हुआ था। कुछ देर में वहाँ पुलिस पहुँची। डॉक्टर वेल ने बॉडी की शिनाख्त की। एक सिल्क का स्कार्फ उस औरत के गले के चारों तरफ कसा हुआ था, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि कातिल ने पहले उस औरत को पीछे से स्कार्फ पकड़कर ज़मीन पर गिराया होगा, उसके बाद गला रेत कर उसे मारा होगा। इस बार ऐसा लगता था हत्यारा काफ़ी जल्दी में था, क्योंकि इस बार बॉडी शत विशत अवस्था में नहीं मिली। तहकीकात शुरू हुई। औरत का नाम एलिजाबेथ स्ट्राइट था, उम्र 45 साल। जब ये सब चल रहा था, पुलिस मौके पर एलिजाबेथ की बॉडी की शिनाख्त कर रही थी। उसी दौरान कातिल ने अपनी दूसरी हत्या को भी अंजाम दे दिया। जहां एलिजाबेथ की बॉडी मिली थी, उससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरी औरत की लाश मिलने की खबर आई। उस औरत का नाम कैथरीन एडोस था और कुछ अन्य पुलिसकर्मी डॉक्टर विलियम शेकेरा के साथ घटनास्थल पर जा चुके थे, जहां डॉक्टर ने कैथरीन एडोस को भी मृत घोषित किया। यानी मात्र 15 मिनट के अंतराल में उस हत्यारे ने एक और घटना को अंजाम दे दिया था। इससे पता चलता है कि वो कातिल कितना बेफिक्र और बेखौफ था। एलिजाबेथ स्ट्राइट की मौत का सबसे बड़ा गवाह। इजराइल श्वार्ट्ज ने एलिजाबेथ की मौत के कुछ घंटे पहले की उसकी सारी गतिविधियों को नोटिस किया था और ऐसा अनुमान है कि यही एक गवाह था जिसने जैक द रिपर का असली चेहरा देखा था। श्वार्ट्ज के अनुसार उस रात को एक व्यक्ति एलिजाबेथ के साथ था। उसकी उम्र 30 साल के लगभग लग रही थी और हाइट 5.5 फीट थी। उसकी मूछें थी और उसके कंधे काफ़ी चौड़े थे। वो एलिजाबेथ को पहले जबरन खींचकर गली के तरफ ले जाने लगा। उसका विरोध करने पर उसने उसे गोल घुमाकर वहीं फेंक दिया। श्वार्ट्ज को लगा ये उन कपल का आपसी मामला है और इसलिए वो बीच बचाव करने नहीं गया। और तभी उस व्यक्ति ने अपनी जेब से सिगार निकाल कर जलाया। जब श्वार्ट्ज उनके पास से गुजर रहा था तो वो सिगार वाला आदमी जोर से चिल्लाया और तब उस प्रत्यक्षदर्शी को पता चला कि वहाँ एक नहीं 2 व्यक्ति थे। वो दूसरा व्यक्ति श्वार्ट्ज के पीछे दौड़ने लगा। कुछ मिनट बाद श्वार्ट्ज ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो दूसरा शख्स कौन था, ये आज भी एक रहस्य है। इसके बाद ऐसी भी थ्योरी सामने आई थी कि वो एक नहीं 2 व्यक्ति थे और दोनों ने मिलकर इन हत्याओं को अंजाम दिया था। आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि पुलिस ने उस दूसरे रहस्यमय व्यक्ति को संदेह के घेरे में लिया ही नहीं। बाद में एक चीफ इंस्पेक्टर ने इस बात को स्वीकार भी किया कि पुलिस से चूक हो गई थी। उन्हें उस व्यक्ति के बारे में तहकीकात करनी चाहिए थी। बहरहाल उस गवाह की आंखों देखी से अनुमान लगाया गया कि जिसे उसने उस रात एलिजाबेथ के साथ देखा था, असल में वही हत्यारा था। जब इधर एलिजाबेथ की मौत हुई तो दूसरी तरफ
कैथरीन एडोस की भी हत्या हो गई थी। उस क्राइम सीन पर क्या चल रहा था आइए जानते हैं। डॉक्टर विलियम शेकेरा बॉडी की शिनाख्त कर रहे थे। उनके आसपास काफ़ी अंधेरा था, शायद मीटर स्क्वायर की वो सबसे अंधेरी जगह थी, लेकिन फिर भी इतनी रोशनी वहाँ मौजूद थी कि वो हत्यारा अपने काम को अंजाम दे सके। इस बार भी हत्यारे ने चाकू से गला रेता था और बॉडी को पूरी तरह शत-विशत कर दिया था, जैसा उसने एनी चैपमैन की बॉडी के साथ किया था। कैथरीन की उम्र 46 वर्ष थी। पोस्टमार्टम से पता चला हत्यारे ने उस औरत की एक बाईं तरफ की किडनी भी निकाल ली थी। हत्या करने के तरीके से यह भी पता चलता है कि हत्यारे को शल्य चिकित्सक की तरह ही मानव शरीर की संरचना के बारे में अच्छा ज्ञान था। एक साथ इन दो भयावह हत्याओं के बाद पुलिस को पहली बार एक सबूत हाथ लगा। अनुमान लगाया गया कि कैथरीन की मौत के बाद हत्यारा सीधे पूर्व दिशा में गया, जहां पर पुलिस की ज़्यादा एक्टिविटी थी। वो पुलिस के सामने से होकर गुजरा होगा, लेकिन किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। पुलिस ने उसे वहाँ का लोकल रेजिडेंट मानकर उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। पुलिस को चकमा देकर जैक कोबलस्टोन वाली अंधेरी गली में चला गया होगा। रात के लगभग 2:30 बजे पुलिस ऑफिसर पीसी एल्फ्रेड, जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्हें गोल्स्टन स्ट्रीट पर खून से भरा एक कपड़े का टुकड़ा मिला। ये कपड़ा कैथरीन की ड्रेस से फाड़ा गया था। अब पुलिस के पास सुराग के नाम पर केवल वो खूनी एप्रोन ही था जो जैक द रिपर ने अपने पीछे छोड़ा था, लेकिन उस वक्त पुलिस हत्यारे को छू भी नहीं पाई। जैक द रिपर का आखिरी विक्टिम 25 वर्षीय मैरी केली नाम की एक महिला थी। मैरी शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति के मरने के बाद वो भी इस प्रोफेशन में आ गई थी। पहले वो पश्चिम लंदन में रहती थी, लेकिन बाद में वो वाइट चैपल आ गई। कत्ल वाली रात कैली को रात के लगभग 2 बजे के आसपास कमर्शियल स्ट्रीट पर जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति के साथ देखा गया, जिससे वो अपने पैसे मांग रही थी, लेकिन उसके मना करने पर वो वहाँ से चली गई और एक दूसरे व्यक्ति से बात करने लगी। जॉर्ज ने दोनों का उसके घर तक पीछा किया। कैली उस व्यक्ति को घर के अंदर ले गई। जॉर्ज ने बाद में उस व्यक्ति का हुलिया बयान किया। उस व्यक्ति की मूछें छोटी थी और उसके बाल काले थे। उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था और उसके सर पर भी एक ब्लैक हैट थी। उसके जूते काफ़ी बड़े थे और उसने हाथ में एक पार्सल लिया हुआ था। सुबह के 9:45 बजे थॉमस बॉर नाम का व्यक्ति कैली से मकान का किराया लेने आया। दरवाज़ा खटखटाने पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने खिड़की में से अंदर झांक कर देखा तो उसे बेड के साइड में मांस के टुकड़े नजर आए। शंका होने की वजह से उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। मैरी का कत्ल हो गया था। अंदर का नज़ारा काफ़ी भयानक था। इस बार उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। मैरी के शरीर का मुश्किल से ही कोई हिस्सा होगा जिस पर उसने वार न किया हो। गला रेता हुआ था। पेट को चीरकर उसने जानबूझकर अंदर के अंगों को बाहर फैलाया हुआ था। मैरी की बॉडी पहचान करने लायक भी नहीं बची। मैरी को पोस्टमार्टम के बाद में रोमन कैथोलिक चर्च में दफनाया गया। अब सारी घटनाओं की एक एक करके इन्वेस्टिगेशन होने लगी, लेकिन शुरुआती जांच में ही जांच अधिकारियों ने बहुत सारी गलतियां कर दी। साथ ही प्रेस वाले भी न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप रहे थे। वो कई पुलिस अधिकारियों को इस केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन्हें रिश्वत तक देने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस के मना करने पर वो खुद औरतों की वेशभूषा में तैयार होकर रात को सड़कों पर घूमने लगे, ये सोचकर कि जैक उन पर हमला करेगा और उन्हें लिखने के लिए एक अच्छी हेडलाइन मिल जाएगी। इस तरह की रिपोर्टिंग से जैक को ही फायदा हुआ। वो बेखौफ वाइट चैपल की सड़कों पर खुला घूम रहा था। कई प्रेस वालों ने तो अपने अखबार की ज़्यादा बिक्री करने के लिए ये तक छाप दिया कि इन सब हत्याओं के पीछे कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है और उसका नाम जैक नहीं जेल है, जेल दरे पर। जब कोई गवाह जैक के बारे में अपना बयान देता था तो प्रेस वाले अखबार में एक भयानक चेहरे वाले आदमी की पिक्चर ड्रॉ करके छाप देते थे, जो गवाह के बताए गए हुलिये से बिल्कुल अलग होता था। इन सब चीज़ों ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी प्रभावित किया और इसे एक मजाक बनाकर रख दिया। पुलिस को इस दौरान कई लेटर्स भी मिले थे, लेकिन उनमें से अधिकांश लेटर्स प्रैंकस्टर्स के होते थे जो पुलिस के साथ केवल अटखेलियाँ कर रहे थे। हालांकि उनमें से 3 लेटर्स जो पुलिस को मिले थे वो जैक द्वारा लिखे होने का सबसे बड़ा दावा करते हैं। डियर बॉस के नाम पर लिखा गया लेटर जो पुलिस को 27 सितंबर को बरामद हुआ था। उस लेटर में उसने अपने अगले विक्टिम का कान बेचने का दावा किया था और कैथरीन एडोस का भी एक कान कटा हुआ था। 1 अक्टूबर 1888 को पुलिस को एक और लेटर मिला जो लाल रंग से रंगा था, जिसमें डबल मर्डर इवेंट का जिक्र किया गया था। उसमें लिखा था, मिस्टर लस्क, आधी किडनी में तुम्हें भेज रहा हूँ जो मैंने उनमें से एक औरत के शरीर से निकाली है। बची हुई किडनी में खा गया और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। मैं तुम्हें वो चाकू भी भेज सकता हूँ
जिससे मैंने इसको निकाला था, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो मिस्टर लस्क। उस लेटर के साथ में एक बॉक्स भी था जिसमें आधी कटी हुई किडनी पड़ी थी। उस हत्यारे ने भी कैथरीन एडोस की बाईं किडनी निकाल ली थी। इतना सब कुछ हाथ लगने के बावजूद भी ये केस और इससे जुड़ी मिस्ट्री अनसुलझी रही और जैक द रिपर बचकर निकल गया। व्हाइट चैपल के हत्याकांड में कई लोग संदेह के घेरे में थे। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। उस वक्त व्हाइट चैपल में हो रही हत्याओं के दौरान कुछ लोगों की गतिविधियों के आधार पर उन्हें इन हत्याओं का प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया। इनमें से हर एक व्यक्ति का कैरेक्टर जैक द रिपर होने का संदेह प्रकट करता है। जैक द रिपर संदिग्धों की सूची में सबसे जाना माना नाम था प्रिंस एल्बर्ट विक्टर, जो महारानी विक्टोरिया का पोता था। कहते हैं वो काफ़ी रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। उस वक्त उसका ओहदा आज के लंदन के प्रिंस विलियम के ही बराबर था, लेकिन फिर भी केस की गंभीरता को देखते हुए उसे जैक द रिपर की संदिग्धों की सूची में रखा गया था। उस वक्त के पत्रकारों का दावा था कि विक्टर ने एलिस क्रूक नाम की एक गरीब लड़की से चुपके से शादी कर ली थी, और इसी बात को दबाने के लिए रॉयल फैमिली के एक डॉक्टर ने प्रिंस विक्टर और एलिस के तलाक के बाद एलिस को मानसिक रूप से बीमार कर दिया था। विक्टर और एलिस की एक बेटी भी थी जिसे उनकी आया वहाँ से लेकर चली गई। उस आया का नाम मैरी कैली था। व्हाइट चैपल आने के बाद मैरी ने ये कहानी एलिजाबेथ स्ट्राइड और एली चैपमैन को बताई, जिसके बाद उन सब ने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई और इसी वजह से राज के आदेश पर उन सब की हत्या करवा दी गई। इन सब दावों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। प्रिंस विक्टर की अपनी शादी होने से कुछ दिन पहले ही इन्फ्लुएंजा से मौत हो गई थी। उस वक्त विक्टर की उम्र मात्र 28 साल थी। सन 2014 में अखबार में एक खबर छपी जिसमें दावा किया गया कि एरोन कॉस्मिंस्की नाम का एक पॉलिश व्यक्ति जो पेशे से नाई था, असल में वही जैक द रिपर था। एक डीएनए रिपोर्ट ने साबित किया है कि एरोन कॉस्मिंस्की ही व्हाइट चैपल में हुई उन भयानक हत्याओं के पीछे था। कॉस्मिंस्की हत्याओं के दौरान व्हाइट चैपल में ही रह रहा था। ये डीएनए उन्हें एक शॉल से मिला था जो जैक के चौथे विक्टिम कैथरीन एडोस के शव के पास से बरामद हुई थी। रिसर्चर्स का ये भी मानना है ये शॉल कैथरीन एडोस की नहीं हो सकती, क्योंकि ये शॉल काफ़ी महंगी लगती है और कैथरीन जैसी साधारण और गरीब औरत के पास इस तरह की शॉल होना नामुमकिन था। इसलिए शॉल हत्यारे की ही थी। लेकिन एरोन कॉस्मिंस्की ही असल में जैक द रिपर था, इसका आज तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैक द रिपर ने इन 5 हत्याओं के अलावा कई और दूसरी हत्याएं भी की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर लोगों को केवल इन 5 हत्याओं के बारे में ही पता है। इन घटनाओं के 4 साल बाद भले ही लंदन पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये केस आज भी ओपन है। जैक द रिपर के बाद इस तरह के अपराध को आज तक किसी ने अंजाम देने की हिम्मत नहीं की। जैक द रिपर ने कई सबूत उस वक्त अपने पीछे छोड़े होंगे, लेकिन उस वक्त उसके बारे में पता लगाना नामुमकिन था। आज की एडवांस तकनीक और इन्वेस्टिगेशन से हत्यारा अपने पहले विक्टिम को मारने के बाद ही पकड़ा जाता। अगर आज की तकनीक उस वक्त मौजूद होती तो हमें कभी भी इतिहास के पन्नों में इस खूंखार और बदनाम हत्यारे का नाम सुनने को नहीं मिलता। जैक द रिपर चाहे कोई भी हो, लेकिन इन हत्याओं से ये तो साबित होता है कि इन हत्याओं के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर था। आज तक लिखी गई कई नॉवेल्स और फिल्म्स व्हाइट चैपल में हुई हत्याओं और रहस्यमय हत्यारे जैक द रिपर से ही प्रेरित है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और रहस्यमय वीडियोस और अद्भुत घटनाओं को जानने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।